आप सुन रहे हैं डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना का लिखा हुआ उपन्यास एक थी तरु की ऑडियो बुक का अंतिम भाग। पिछले भाग में आपने सुना विपिन द्वारा कुछ कतिपय बड़े लोगों के कुकर्मों का पर्दाफाश करने की वजह से उन लोगों ने विपिन की पत्नी लवलीन को मार डाला और विपिन को भी इंजेक्शंस देकर उसकी दिमागी हालत ख़राब कर दी। तरु ने उसे अपने पास रखा, उसकी सेवा टहल की और वो काफ़ी कुछ स्वस्थ होने के करीब आ गया है। अब आगे सुनिए कहानी का अंतिम भाग। विपिन के माता पिता आ गए हैं, उसे साथ लेकर जाएंगे। स्थान परिवर्तन से उसके मानसिक संतुलन पर अनुकूल प्रभाव होने की संभावना है। डॉक्टरों ने आवश्यक हिदायतों के साथ अस्पताल से छुट्टी देने की अनुमति दे दी है। अच्छा है यहाँ से चला जाए, यहाँ उसकी जान को खतरा है, असित ने कहा। फिर माँ बाप की बात ही और होती है, उसका यहाँ से जाना ही ठीक है। शाम की गाड़ी से रिजर्वेशन हो गया है उनका। असित और तरु अलग से जा रहे हैं विपिन को सी ऑफ करने। कहने सुनने को है ही क्या, विपिन को शांत रखना है, उत्तेजना से बचाना है, सब चुप चुप से। वो बहुत शिथिल, जो कहो चुपचाप कर लेता है। भान नहीं है शायद कि क्या हो रहा है, दवाओं के असर में है। पानी, फल, बिस्किट सब संभलवा रही है तरु। भाभी संकोच मत करना, कभी भी कुछ ज़रूरत पड़े तो। असित बाहर विपिन के पिता से कुछ चर्चा कर रहे हैं। हाँ, आप ही लोग तो हैं, दवाएं वगैरह यहीं से मंगानी पड़ेंगी, वहाँ छोटे शहर में पता नहीं मिलेंगी कि नहीं। उसकी चिंता मत कीजिए, हम तो चाहते थे यहीं पर रहते, पर अब यहाँ रहने का तो सोच भी नहीं सकते। बस किसी तरह ठीक हो जाए, हमारे बुढ़ापे का एक ही तो सहारा है। आंखें भर आई हैं। ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, पर मुझे विश्वास है। बस भगवान से यही मनाना। ट्रेन ने सीटी दे दी। तरु खड़ी हो गई। चलते चलते विपिन को देखा, एकदम चुपचाप, शिथिल। अंतर से हुक सी उठी। वो नीचे उतर गई। विपिन के पापा आ गए थे, गाड़ी चल दी। तरु खड़ी खड़ी एक के बाद एक डब्बों का निकलना देखती रही, साथ में असित। अब चलो तरु। बिना कुछ कहे सुने रिक्शा पर बैठ के दोनों। असित कोई बात कह रहे हैं। तरु कभी हाँ हूँ करती है, कभी सिर हिला देती है, उसके दिमाग तक कुछ नहीं पहुँच रहा। असित के उत्तर की अपेक्षा करने पर और क्या अच्छा बिना सोचे समझे बोल देती है। असित इशारा कर कुछ दिखाते हैं, उस दिशा में देख भर लेती है और सिर हिला देती है। किसी बात के उत्तर के लिए असित ने उसकी ओर देखा। क्या कहा तुमने, मैं सुन नहीं पाई। असित फिर कुछ कह रहे हैं, वो मन ही मन खींच रही है। ये आखिर इतना बोलते क्यों हैं, और बोलते भी हैं तो उत्तर की अपेक्षा क्यों करते हैं। चंचल बेटा, एक गिलास पानी तो पिलाना। पानी टपकाता गिलास लाकर उसने पकड़ा दिया। असित ने अखबार से सिर उठाए बिना पीकर वहीं मेज पर रखी चंचल की किताब पर रख दिया और वहीं पड़ा फुटा जो गिलास रखते समय उनके हाथ से टकराया, उठा लिया और उंगली में फंसा कर नचाने लगे। पापा, गिलास हमारी किताब पर मत रखिए, कवर खराब हो जाएगा। वे फुटा नचाते अखबार पढ़े जा रहे हैं। चंचल की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंची। उधर आई हुई तरु ने सुनी, चंचल से बोली, तुम ही उठाकर नीचे रख दो। फिर खुद ही उठाया और रखने नीचे झुकी। नाश्ता हुआ फुटा सिर से टकराया। तरु ने सिर उठाकर असित की ओर देखा। ये क्या? तभी असित का ध्यान अखबार से हटा। समझे क्या हुआ? बोले, ईश्वर गलती का नतीजा हाथों हाथ देता है, देखा तुमने? चंचल हंसी। मम्मी ने क्या गलती की थी? जरूर की होगी, नहीं तो फुटा क्यों लगता? अच्छा, तो अब तुम्हें फल मिलता है। कहते हुए तरु ने मेज पर पड़े कागज को गुड़ी मुड़ी कर गोला बनाया और तान कर असित पर फेंका। असित ने हाथ से झटका, वो चंचल पर जा गिरा। असली गलती तो तुम्हारी थी। गोला उसके गाल से टकराया, वो हाथ रखे थी। तरु ने सहानुभूति प्रकट की। मुझ पर बस नहीं चला तो उसे छेड़ने लगे, धोबी पर बस नहीं तो गदहिया के कान उमेठे। इसी बीच असित ने फिर गोला चंचल पर उछाला। वो बचती हुई घूमकर बोली, हमें गदहिया कहा? असित ने ढाका लगाया और उसे चढ़ाया। देख लो, और मम्मी मम्मी कहकर उनसे चिपको जाकर। तरु हंस पड़ी। तुम जितना चाहे चढ़ाओ, वो भड़कने वाली नहीं है।
चंचल समझ नहीं पा रहे गधैया की बात पर मुंह चढ़ाए या जाकर माँ से चिपक जाए। कभी कभी जब कुछ करने को नहीं होता, मन जाने किन पुरानी गलियों में भटक जाता है। एक से एक बेमेल स्मृतियाँ, कोई तुक नहीं जिनका आज के जीवन से अनायास जाग उठती हैं। एक हर्षू था। आज सड़क पर जाते एक लड़के को देखकर लगा वही जा रहा है। नहीं, वो कहाँ, 10 साल पहले की बात है। अब कहाँ वो नितांत अनुभवहीन दुनिया भर की उत्सुकता आंखों में समेटे लजाता सा युवक। समय के साथ अधेड़ तो हो गया होगा ही, और परिस्थितियां ऐसी कि और 10 साल बड़ा लगता हो तो ताज्जुब नहीं। वही हर्षू जिसने अपनी चाची से कहा था, चाची ये तरु बीए का फार्म भर रही है, ये पढ़ेगी, इम्तहान में बैठेगी। उसकी आंखों में ईर्ष्या की कौन देखी थी तरु ने। वो लड़का था, उसे लगता होगा ज़रूरत उसे अधिक है पढ़ने की, बढ़ने की, आगे का रास्ता बनाने की, और तरु तो लड़की है, शादी हो जाएगी, क्या करेगी डिग्री का। पर उसे कोई सुविधा नहीं मिली, आगे पढ़ना एक सपना बनकर रह गया। चाचा इतना खर्च क्यों करेंगे उस पर, 10वीं पास कर रह जाएगा। हाँ, मैं लड़की हूँ, पर मैं नहीं पढ़ती तो कैसा होता जीवन। बिल्कुल परवश, कुछ नहीं कर पाती, कहीं ब्याह दी जाती, घुट जाती, कुंठित, वर्जित और विवश। जैसे अम्मा, कितनी बेबस थी वे। बेबस कोई होता नहीं, बना दिया जाता है शुरू से कि स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास ही ना हो पाए। जैसा चलाया जाए बस उतना ही, सारी ऊर्जा घुट घुट कर नकारात्मक हो जाए चाहे। हताशा का ओर छोड़ नहीं, उबरने का कहीं रास्ता नहीं। दोष उन स्त्रियों का नहीं जिनकी क्षमताओं को नकार दिया सबने अपने ही खाँचों में फिट करने के लिए। बस गृहस्थी की गाड़ी घसीटते उसी लीक पर चलना है तुम्हें, ऊपर से अपेक्षा कि सहज सामान्य बनी रहो। जिनके लिए सारे रास्ते बंद हों, कैसा लगता होगा उन्हें। अम्मा की तरह। अम्मा की यादें ऐसी मनस्थिति के साथ लगी चली आती हैं। उनकी मृत्यु के कुछ सप्ताह पहले तरु भाई के घर गई थी। उसे लग रहा था भाभी पर बहुत बोझ पड़ गया है, कुछ सहायता पहुंचा सके और अम्मा के साथ कुछ दिन बिता ले। उस दिन काम वाली नहीं आई थी। झाड़ू, पोछा, चौका, बर्तन सब पड़ा हुआ था। रीना वैसे ही व्यस्त है, चलो मैं ही करवा दूं, सोचा तरु ने और लग गई। चौके में झाड़ू लगाते समय पट्टे के नीचे ढका कुकर का पुराना एल्यूमिनियम का डिब्बा झाड़ू के धक्के से बाहर खिसक आया। अरे, ये कल सुबह वाले कढ़ी चावल यहाँ किसने मिलाकर रखे हैं, कुत्ते को डालने के लिए रख दिए होंगे, तरु ने सोच लिया। उसने डिब्बा वहीं खिसका दिया। बाद में जब नहाकर निकली तो देखा अम्मा घिसटती हुई चौके में पहुंच गई हैं और पट्टे के नीचे से वही बासे कढ़ी चावल निकाल कर वहीं ज़मीन पर बैठकर खाने लगी हैं। अरे अम्मा, ये क्या खा रही हो। अमाया ए, बच जाया ए, वो यहीं अक देती हैं। अम्मा अब रुक रुक कर ऐसे ही बोल पाती हैं। सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। पूछने पर रीना ने कहा था, ये कुछ समझती नहीं, इन्हें कैसे खिलाना रखना है मुझे पता है, नहीं तो पेट खराब हो जाए तो कौन समेटता फिरेगा। स्तब्ध तरु देख रही है, जिसे देखकर ही खाने की इच्छा खत्म हो जाए। कितनी भूख के बाद वो गले से उतरता होगा। कितना तरसी होंगी ये, कैसे गुजरे होंगे इनके दिन। कितनी शौकीन थी स्वादिष्ट चीज़ें बनाने की और खाने और खिलाने की। शाम को तरु ने अपनी लाई मिठाई में से 2 पीस फ्रिज में से निकाले और लाकर अम्मा को पकड़ा दिए। रीना ने खाते देख लिया, बोली, दीदी हमारा इतना बस नहीं कि इतना सब इन्हें खिलाएं, बेकार आदतें बिगाड़ रही हो। क्या कमी है इस घर में, क्या नहीं बनता यहाँ। पर हाँ, घर तुम्हारा है, मैं कौन होती हूँ किसी से कुछ कहने करने वाली। यहाँ तो शुरू से ही ये चल रहा है। कभी कोई बात होने पर रीना फट से कहती है, इनने हमें क्या दिया। ठीक है, इस दुनिया में अपनापन, लिहाज, संबंध सब खोखले शब्द हैं। पहले इस हाथ से ले ले, तभी उसी हिसाब से उस हाथ से दे। यहाँ किसी से कुछ कहना बेकार है। तरु जानती है, नहीं तो बहुत कुछ सुनने को मिल जाएगा। शादी से पहले इनके पति ने जो कमाई की थी उसे किस किस पर खर्च किया, इन्हें तो उसका भी हिसाब रखना है और जितना हो सके उसे बराबर कर लेना है। उस दिन सबके साथ खाने बैठकर तरु उन कौरों को कड़वे घूंटों की तरह हलक से उतारती रही थी। फिर उनकी मृत्यु की सूचना आई थी। चलो अच्छा हुआ मुक्ति पा गई वे भी, यहीं के यहीं प्रायश्चित हो गया। ओ माँ, चलते समय कोई भी बोझ तुम्हारी छाती पर नहीं रहा होगा, सब धुल पुछ गया होगा, कोई पछतावा लेकर नहीं गई होगी तुम। विश्राम करना,
निश्चिंत होकर माँ और निर्मल स्वच्छ मन लेकर फिर आना तुम। जाने कितनी विवशताओं से कुंठित अपनी जो ममता अपनी संतान को नहीं दे पाई, फिर आकर स्नेह से सींच देना। औरों का मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा त्रसित मन तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। तुम्हारे अंतर मन में भी कुछ खटक रह गई होगी। अपने बच्चों पर अपना ममत्व लुटाए बिना तुम भी कहाँ चैन पाओगी। हमने जाने में, अनजाने में, गुस्से में या रिक्त मन में घुमड़ती असंतोष की अभिव्यक्ति के कारण जो अनुचित किया हो, उसे भी क्षमा कर देना माँ। सोच लेना कि इतनी बुद्धि हमें विकसित नहीं हो पाई थी। मन ही मन कहती है तरल, इस नाम और रूप की मूल निर्मित तुम्हारी है। जीवन के प्रति जो दृष्टि विकसी है, इसके मूल में भी कहीं तुम हो। आज मैं जो हूँ तुम्हारी देन है, तुमसे भिन्न कर इसे देखना संभव नहीं। और मन की उद्विग्नता जब असहनीय हो उठती है, तब अपने भीतर किसी को पुकारती है तरु। कहती है, ओ मेरे अंतर्यामी, जीवन का जो जहर मेरे हिस्से में आया है, उसे पचाने की सामर्थ्य देना। तुमने जो दिया मुझे स्वीकार है, पर उसे अंत तक निभा सकूं, ऐसी क्षमता भी तुम ही प्रदान करते रहना। विपिन की खोज खबर लेती रहती है तरल। उसके माता पिता रिटायर हो गए हैं, अपने गांव में रहने चले गए हैं वो लोग। इलाज चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो पाया अभी तक। दाहिने हाथ की सूजन बड़ी मुश्किल से कम हुई है। अब भी किसी मौसम में दर्द होने लगता है, सूजन भी बढ़ जाती है और उठा नहीं पाता हाथ। कभी कभी एकदम उत्तेजित हो जाता है। यहाँ के वातावरण से दूर रहना ही उसके हित में है। नहीं, तरु नहीं जा सकती उसे देखने, नहीं तो फिर वही सब घिर जाएगा उस पर। उत्तेजना नुकसानदेह हो जाएगी। कहीं फिर दिमाग पर वही सब चढ़ गया या अवसाद में लौट गया तो? नहीं, चिट्ठी पत्री करने की भी ज़रूरत नहीं है। असित का कहना है, जिस स्थिति से निकालना है उससे बचकर रहना ही ठीक होगा। लिखने पढ़ने से तो वही सब फिर उभर आएगा, दिमाग पर और जोर नहीं पड़ेगा। नहीं, उसे वहीं रहने दो। यहाँ क्या बचा है उसके लिए? इसी में उसका भला है। हाँ, इसी में उसका भला है। दिन बड़े खाली खाली से हो गए हैं, बड़े उचाट से। लगता है करने को कुछ नहीं। एक बंधा हुआ ढर्रा चलता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। चंचल एमए में आ गई है। असित ने बड़े बड़े मंसूबे पाल रखे हैं, मेरी बेटी ये बनेगी वो बनेगी। तरु को हंसी आ जाती है। पहले ये भी तो देख लो, बेटी का झुकाव किस ओर है। असित का कहना है, अभी शादी की क्या जल्दी है, उसे कुछ बन लेने दो। तरु कुछ और सोच रही है। लड़की अपना कैरियर बनाना चाहे तो इंतज़ार किया जाए, नहीं तो सही उम्र पर विवाह ठीक। जीवन के उल्लास और उमंगें उम्र के बढ़ने के साथ कभी कभी दूध में उफान की तरह बैठने लगती हैं। सही उम्र में उसका मतलब है 20 से 23 तक लड़कियों के मामले में। लव मैरिज पर उसका विश्वास नहीं, खासकर नई उम्र की लड़कियां जो दुनियादारी के अनुभव में बिल्कुल कोरी हों। इस मामले में भावुकता या कोरे आदर्शवाद से निर्णय ले लेती हैं, फिर उम्र भर पछताती हैं। आज की दुनिया बड़ी ख़राब है, वो असित से कहती है। फिर हमारे सामने ही चंचल भी सेटल हो जाए तो निश्चिंती हो। अंदर वाले कमरे में चंचल पढ़ रही है, बाहर वाले में असित और तरु हैं। उनकी बातों के कुछ अंश उसके कान तक जाते हैं। असित ने आवाज़ देकर इंग्लैंड लाने को कहा। अच्छा, तो कहीं चिट्ठी लिखी जा रही है? कौतूहल से कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर लौट गई। चंचल की कुछ साथिनें ब्याह गईं, कुछ विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी और कुछ निरुद्देश्य पढ़ रही हैं। विवाह की बात उसके मन में पुलक भर देती है। घर में अब यही चर्चा होने लगी है। कान लगाकर बाहर की बातें सुनने की कोशिश करती है। एक आध शब्द के अलावा कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। वैसे तो पापा बार बार मम्मी से पूछते हैं क्या लिखें, और मम्मी बताती हैं। दोनों सलाह मशवरा करते हैं। आज इतने चुप कैसे हैं? उसे ताज्जुब हो रहा है। हो सकता है मन्नो मौसी को लिख रहे हों। उनकी तबीयत ख़राब थी, ऑपरेशन होना है। वे चाहती हैं हिंदुस्तान से कोई कुछ महीनों के लिए उनके पास चला जाए। हाँ, मम्मी जा सकती हैं, पर वहाँ इंग्लैंड थोड़े ही लिखा जाएगा। उसने सोचा अभी लिख कर रख देंगे, तब देख लूँगी। चिट्ठी के मामले में पापा बड़े आलसी हैं। एक तो उनकी चिट्ठी एक बार में पूरी होती नहीं, और फिर 2-3 दिन से पहले डाक में जाती नहीं। फिर भी उसका मन नहीं माना, तो किताब उठाने के बहाने फिर वहाँ जा घुसी। रैक पर किताबें खड़खड़ करती रही। शायद कुछ शब्दों को पकड़कर मतलब समझ आ जाता। कोई कुछ बोल नहीं रहा। किताबें उठाने में भला कितनी देर लगाई जा सकती है? फिर अंदर आ गई, पर उसके कान उधर ही लगे हैं। असित की आवाज़, देखो ठीक है।
हाँ और क्या, कुछ देर में मम्मी की आवाज़। अजीब बात है, घूम कर आए दोनों जने और चिट्ठी लिखने बैठ गए। ऐसी क्या ज़रूरी थी? वैसे तो मम्मी 10 बार रटती हैं, तब 2-4 दिन टाल मटोल कर लिखते हैं। होगा मुझे क्या। पर किसी तरह चैन नहीं पड़ रहा, अंदर सुगबुगाहट हो रही है। लिखा किसे है, क्या लिखा है? कुछ मुझसे संबंधित है? कहाँ के लिए हो सकती है? वो लाख सिर मारती है, कुछ समझ ही नहीं आता। ना बेकार कमरे में जाना ठीक लग रहा है, ना कुछ पूछना। चंचल बेचारी परेशान है। एक बार सोचा पापा को आवाज़ देकर कहे, बम्बई चिट्ठी लिख रहे हो तो मैं भी लिखूंगी जीजा जी को। मन्नो मौसी की बेटी आजकल वहीं है ना। पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, डर लगा मम्मी टोक देंगी। पढ़ रही हो या इधर ध्यान लगाए बैठी हो? चंचल फिर पानी पीने निकली। असित अब चिट्ठी मोड़ रहे हैं। पता तो लिखो, तरु ने कहा। हाँ वहीं जा रही है, चंचल समझ गई। फिर तरु की आवाज़ आई, पीछे अपना पता भी पूरा लिख दो। रहने दो, वे गैस करें। अब रहा नहीं गया चंचल से, बाहर वाले कमरे में फिर आ गई। पापा कहाँ चिट्ठी लिखी? बढ़कर चिट्ठी उठा ली उसने। अच्छा जीजा जी को लिखी है, लाइए हम अपना नाम लिख दें पीछे। नहीं नहीं, तुम अलग लिखना, असित ने फ़ौरन टोका। उन्होंने पीछे अपना पता भी लिख दिया। तरु अखबार की कड्डी लिए किसी खास तारीख का ढूंढ रही है। असित बाथरूम चले गए हैं। चंचल ने धीरे से चिट्ठी उठा ली और दूसरे कमरे में घुस गई। चलो मोड़ी है, अभी चिपकाई नहीं है। क्या करे, कमरा बंद कर ले? पर इस समय कमरा बंद करने की क्या तुक? मम्मी समझ गई तो? रखी रहने दो यहीं, रात में भी काफ़ी देर जगकर पढ़ाई करनी है, मौका लग ही जाएगा। अरे जब लिख ही ली है तो डाल क्यों नहीं आते, सुबह निकल जाएगी। तरु की आवाज़ आई। असित चिट्ठी ढूंढ रहे हैं। अभी यहीं तो रखी थी, कहाँ गई? तरु झुककर पीछे दीवार की तरफ झांकती है, मेज पर रखी किताबें पत्रिकाएं पलटती है। तरु तुमने उठाई? नहीं मैंने नहीं उठाई, तुम पता लिख रहे थे, तभी से तो मैं अखबारों में वो तुलसी के उपयोग वाला लेख खोज रही हूँ। पता नहीं किस दिन के पेपर में था, पिछले हफ्ते आया था शायद। इधर उधर ढूंढ खचोर मच रही है। फिर असित ने आवाज़ लगाई, चंचल तुमने चिट्ठी उठाई? चंचल धक से रह गई, अब क्या करे। वो फ़ौरन चली आई। नहीं हमने नहीं उठाई। तुम मालिनी की चिट्ठी के धोखे में तो नहीं ले गई? मालिनी उसकी फ्रेंड का नाम है। मालिनी की तो ये पड़ी है। तरुण ने एक इंग्लैंड उठाकर आगे रख दिया। हमने उठाई ही नहीं, हम क्या करते उसका। फिर गई कहाँ? फिर सब ढूंढा गया, अखबार हटाकर दीवान पर पड़ी चादर फटकारी गई। यहाँ से कहाँ जाएगी, तुम ही कहीं रखकर भूल गए हो। मैं तो सिर्फ बाथरूम गया था, वहाँ क्यों ले जाता? मैंने तो छुई भी नहीं, तरल का तर्क। मेज की किताबें फिर उल्टी पलटी गईं, अखबार झाड़ झाड़ कर देखे गए। फिर तरु उठकर अंदर के कमरे में गई। वहाँ अलमारी में रखी मिल गई चिट्ठी। क्यों चंचल, तुमने ले जाकर रखी? हड़बड़ा गई वो। हमने नहीं रखी मम्मी। तो और किसने रखी? मैं तो यहाँ से उठकर कहीं गई नहीं, पापा बाथरूम गए थे बस। हमें नहीं पता। चंचल को देखकर असित मुस्कुरा रहे हैं। तुम्ही ने रखी होगी, चिट्ठी के पाँव तो लग नहीं गए कि उठकर चली जाती। खिसियाहट के मारे उर्वासी हो गई। हमने नहीं रखी, हम क्यों रखते? तुम यहाँ से कुछ सामान ले गई थी? हाँ सामान तो ठिकाने से रख दिया था। अच्छा, तरु ने कहा। उसकी हंसी स्पष्ट नहीं है। और सब सामान पड़ा रह गया? ये मालिनी की चिट्ठी, ग्रीटिंग कार्ड, गिलास, चम्मच, हेलमेट, रुमाल, और तुम सिर्फ चिट्ठी ठिकाने से रखाई। वाह क्या बात है। असित हो करके हंस पड़े। बेकार में ही कहती खिसियाई चंचल कमरे से बाहर निकल गई। गीता में जिसे जल से कमल पत्र वत कहा गया है, वो स्थिति क्या ऐसी ही होती होगी जैसी आज मेरे मन की हो गई है? तरु सोचती है, जिसे सुख कहते हैं वो सब कुछ है मेरे पास, पर मन उसमें डूबता नहीं। कुछ पाकर खुशी से नाच नहीं उठता, सबसे अलग थलग रह जाता है। क्या यही कहलाती है निर्लिप्त मन स्थिति? अरे नहीं, कैसे हो सकती है मेरी वो स्थिति? वो तो वैराग्य से उत्पन्न निस्पृहता से पुष्ट परम शांतिमय स्थिति है, जहाँ सांसारिकता की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती। और मेरा घोर सांसारिक माया मोह से आच्छन्न मन, जिससे मेरा कोई मतलब नहीं, उससे भी कहीं ना कहीं जुड़ जाती हूँ। लेकिन फिर भी हमेशा नहीं, पर कभी कभी लगता है ये सारे सुख, ये सारे दुख निरर्थक हैं। इनकी भोक्ता होकर भी मैं इनसे अलग रह जाती हूँ, असंपृक्त। वहाँ जहाँ मैं हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं, सबसे अलग, निर्लिप्त।
सुख नहीं, दुख नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं। कैसी विलक्षण है वो अनुभूति जिसे व्यक्त नहीं कर पाती। वहाँ ये चीज़ें बहुत छोटी, बहुत सतही होकर रह जाती हैं। कैसी है वो अनुभूति जहाँ मैं भोक्ता होकर भी साक्षी रह जाती हूँ। निंदा, स्तुति, उचित अनुचित, पाप पुण्य की सीमाएं कहीं पीछे रह जाती हैं और मैं सबसे तटस्थ। वो क्या है जो मुझे सबसे दूर कर देता है? कोई प्रश्न जहाँ नहीं। ऐसी स्थिति में मन कभी कभी कैसे पहुँच जाता है? बस यही बोध शेष रहता है कि जो करना है वो करना है, उससे कहीं निस्तार नहीं। मन की जड़ता है क्या या रिक्तता का बोध? पर अकेली कहाँ हूँ मैं? हर जगह सबसे जुड़ी हुई। हर्ष, शोक, हानि, लाभ, सभी कुछ तो औरों से जुड़ा है। फिर मेरा अपना है क्या? गीली घास पर नंगे पांव कब से चले जा रही है। विपिन के जाने के बाद तरु की अनमस्कता और बढ़ गई है। उम्र का कितना रास्ता पार कराई, केशों में झलकती सफ़ेदी और आँखों से बारीक चीज़ों का न दिखाई देना। चश्मा जरूरी होता जा रहा है। पर क्या उम्र को सिर्फ वर्षों से ही मापा जा सकता है, अनुभवों से नहीं? अपने विगत पर विचार करती है तो लगता है ये जीवन निष्फलताओं का दस्तावेज है। जो करना चाहा कभी ना हो सका। संभव है इसीलिए इतनी रिक्तता भर गई है। वो मन ही मन कहती है, मैं तुम्हारी आभारी हूँ असित कि तुमने मुझे प्यार किया, मेरा साथ दिया कितनी बार। कैसे तर हैं तुम्हारे बाल, जिस करवट लेटती हो उधर के कितना पसीना, इतनी गर्मी तो नहीं। कहते हुए नीम अंधेरे में अपने से सटाकर तुमने मेरे आंसुओं का गीलापन पोंछा है। पर मैं तुम्हारे साथ अभिन्न कहाँ हो सकी। मुझे क्षमा करना, मैं निरुपाय हूँ। मैंने जो किया उसका परिणाम मुझे ही भोगना है, उसके बिना मेरा निस्तार नहीं। वहाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तुम भी मेरे साथ नहीं। मैं विवश हूँ इन विषमताओं को झेलने के लिए। जिस अन्याय में मेरा साझा है उसका दंड मुझे ही भोगना है, अकेले, तुमसे अलग, अपने ही ताप से दग्ध। मेरी समझ में नहीं आता मुझसे जो हुआ उसका निराकरण किस प्रकार करूं। मैं क्या थी, क्या हूं और क्या हो जाऊंगी, मुझे खुद पता नहीं। जीवन की कटुताओं का तीखापन जिसमें समा गया है वो तरु, कितने कितने अभिशाप जिसके पल्ले में बंधे हैं वो तरु, सब कुछ पाकर भी जो मन से वंचित रह गई है, निरर्थक जीवन जीने वाली तरु। कभी कभी कितनी ऊब लगती है, इच्छा होती है चली जाए कहीं जहाँ यहाँ का कोई ना हो, ना विपिन, ना असित, ना नाते रिश्ते और कोई स्मृति नहीं। कोरा हो जाए मन बिल्कुल, कुछ दिनों को ही सही। कहीं अजाने देश की धरती पर अनजाने लोगों के बीच जहाँ ना कोई अपना हो न पराया, एक नई यात्रा की शुरुआत करने। पर वहाँ भी आज तक के जीवन को नकारा जा सकेगा क्या? आज तक के संबंधों की, अब तक की स्थितियों की जो परिणतियाँ और परिष्कृतियाँ मेरे निजत्व में समाहित हो गई हैं, उनसे छुटकारा हो सकेगा क्या? तरु को लगता है वो बहुत थक गई है, अब रुककर आराम करना चाहती है। कैसी विडंबना है, वो जो जानती है उसे सिर्फ वही जानती है, दूसरा कोई नहीं जान सकता भी नहीं। और लोग भी कैसी कैसी धारणाएं बना लेते हैं, पर किसी का क्या दोष। जल की सतह पर जो होता है वही तो दिखाई देता है सबको, डूबने वाला ही जानता है असलियत तो। असित के दोस्त उससे कहते हैं, यार तुम लकी हो। उन्हें लगता है असित की पत्नी सबसे अलग है, घर बाहर हर जगह निभाव कर लेती है, तमाम बातों में दखल दे लेती है, उनकी समस्याओं को सुनकर सहानुभूति, सुझाव भी। लोगों को लगता है बौद्धिकता में उनसे पीछे नहीं, सिर्फ घर की औरत ना होकर उसके सिवा भी बहुत कुछ है। उनकी पत्नियां समझती हैं कि उसने जीवन में बहुत सफलताएं पाई हैं। सफलता के भी सबके अपने अपने मापदंड, कोई किसी को नहीं समझ सकता। हंसी आती है कभी कभी। देखो तरु दीदी कैसे करती हैं। तरु भाभी आप ग्रेट हैं, भाई हम आपकी तरह नहीं कर पाते। ईर्ष्या की पात्र तरु। वो सुनती है और चुप रहती है, मन ही मन कहती है, मेरी तरह कोई ना हो इस दुनिया में। इस अशांत और उद्विग्न मन लेकर किसी को न जीना पड़े। इस प्रशंसा की असित जैसा पति और भरे पूरे घर की स्वामिनी होने की सार्थकता उसके लिए क्या है? और जिसे लोग उसकी कुशलता और सफलता कहते हैं, उसे कहाँ तक ला दे रहे, जब मन कहीं टिकता नहीं, कुछ स्वीकारता नहीं, निर्लिप्त भटकता है। अब सहन शक्ति जवाब देने लगी है। वो इस जिद्दी मन से भी छुटकारा पाना चाहती है जो स्थितियों से पटरी बैठा लेना नहीं जानता।
जो किसी प्रकार चैन लेने नहीं देता। इस दारुण मंथन से चेतनाएं श्रमित और लड़ने की सामर्थ्य क्षीण हो चली है। मन ही मन कहती है, असित, तुमसे जुड़कर मैंने इस जिंदगी को जिया कहाँ, बेगार सी टाली है। ये उद्विग्नता और अशांति जब असह्य हो उठती है, तनी हुई शिराएं जब चटक कर टूट जाना चाहती हैं, तब उसके भीतर कोई जागता है, उसे साधने वाला, चरम निराशा से उबारने वाला। उन विषम क्षणों में संतप्त मन को चेताता है, पूछता है, बस इतने में घबरा गई? इसी बलबूते पर संसार की अथाह वेदना को मापने का दम भरा था? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं, वो अपने आप से कहती है। दुख तो मैंने स्वयं मांगे थे, और जैसा मेरा स्वभाव है, शांति मुझे मिलेगी नहीं, और मन की विश्रांति शमित होने लगती है। तरु जब चलती है तो एक खूब चमकीला तारा उसके साथ साथ चलता है। उसकी दृष्टि आकाश की ओर उठी। आज वो सितारा कहाँ चला गया? सारे आकाश में वो खोजती है। घने पेड़ों की आड़ में कभी कभी वो छिप जाता है, पर उसकी झिलमिलाहट हिलते पत्तों की सेंध से झलक ही जाती है। आज कोहरा है, या इतनी देर हो गई है कि वो सितारा डूब गया है। आज फिर कनाडा से चिट्ठी आई है। जीजा जी की चिट्ठी पिछले महीने भी तीनों के पास आई थी कि गौतम की पत्नी शन्नू या तरु में से कोई कुछ महीनों के लिए वहाँ चली आए, घर और मन्नू की देखभाल में उनका हाथ बटा दे। मन्नू का ऑपरेशन इतने दिन से टल रहा है, लेकिन अब तो होना ही है। संजू के बच्चे इतने छोटे हैं कि रीना के जाने का प्रश्न नहीं उठता। शन्नू और भाभी अपनी गृहस्थियों से अवकाश नहीं निकाल पा रही, उनके अपने अपने झंझट हैं। मन्नू की बड़ी बेटी तनु यहीं बम्बई में है, पर वो जा नहीं सकती, उसकी डिलीवरी होने वाली है। पहले तो जीजा जी यही सोच रहे थे कि वो आ जाएगी। स्थितियाँ ऐसी बनती गईं कि अब ना ऑपरेशन टाला जा सकता है, ना तनु जा सकती है। अब रह गई तरु, उम्मीद उसी से लगाई जा सकती है। मायके की बात चलने पर तरु के सामने मन्नू का चेहरा आ जाता है। उनके बारे में बहुत सुना है, सिर्फ अम्मा ही नहीं, औरों से भी। जैसा रूप वैसे ही गुण, और किस्मत भी वैसी ही मिली। जतिन जीजा के कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, पैसे की कमी नहीं, अपना बिजनेस है। तरु के जन्म के बाद अम्मा बिस्तर से लग गई थी तो मन्नू ने सारा घर संभाला था। तरु को बड़े नेह से पाला था, रात रात भर उसे लिए जागती थी। अम्मा खुद कहती हैं, उन्होंने तो उसके जीने की उम्मीद छोड़ ही दी थी, वो तो मन्नू ने जिला लिया। तरु सोचती है, कैसी होंगी वे जो उसे मौत के मुंह से वापस ले आईं, जिनके गुण गाते अम्मा थकती नहीं, जिनकी कढ़ाई बुनाई का सामान सहेज कर रखा गया था। उनके साथ रहने का मौका ही कहाँ मिला था उसे। अपने होश संभालने के बाद का तो उसे कुछ याद ही नहीं पड़ता। पहले जब आई थी तो तरु घर में नहीं थी, कहीं और भेज दी गई थी। फिर उनका आना जाना भाग दौड़ जैसा ही रहा। मन्नो जिज्जी पत्रों में हमेशा लिखती हैं, तरु के साथ नहीं रह पाई। उसकी शादी जिस अफरा तफरी में हुई उसमें वे आ भी नहीं पाईं। उसे अपने साथ रखने को पहले भी कहती थीं, पर किसी ने भेजा नहीं। तरु का मन वहाँ जाने को व्यग्र हो उठा, पर चंचल और असित का सोचने लगती है। फिर ये विचार भी कि शन्नो जिज्जी या रेणु भाभी जाने को तैयार हो जाएं तो ठीक। अब तो दोनों ने ही असमर्थता प्रकट कर दी है। असित के दौरे उनके प्रमोशन के बाद से काफ़ी कम हो गए हैं। चंचल घर का काम करने के लायक हो गई है। जिज्जी की बीमारी का सुनकर जाने कैसा लगता है, तरु ने कहा था। अब साइंस काफ़ी आगे बढ़ गई है, और अमेरिका का तो कहना ही क्या। वहाँ जितनी सुविधाएं, जितनी सावधानी मिलेगी, उसकी यहाँ कल्पना भी नहीं की जा सकती। तुम बेकार चिंता करती हो। इस बार फिर उसने शुरुआत की। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अपनी ज़िंदगी के लिए मैं उनकी ऋणी हूँ। असित, वे नहीं होती तो आज मैं भी इस दुनिया में नहीं होती। तो मम्मी तुम ही क्यों नहीं चली जाती? मौसी मौसा इतना तो लिख रहे हैं, तुम्हारी जगह हम होते तो झट चले जाते। क्यों पापा, है ना? हाँ, आज को उन्हें ज़रूरत है तो किसी को जाना ज़रूर चाहिए। असित ने तरु की ओर देखा। तुम्हारे मन पर निर्भर है, जैसा चाहो। वाह, मेरा मन क्यों नहीं करेगा? मैं तो तुम लोगों का सोचकर चुप थी, फिर सोचा शायद कोई और जाने को तैयार हो जाए। मैं मना नहीं करूँगा, बशर्ते तुम वहाँ जाकर और रुकने को न कहो। कहीं वहीं कोई और? बस चुप भी करो। हाँ, चंचल को अकेला रहना पड़ेगा, और तुम? अरे हम क्या कभी अकेले रहे नहीं? पिछली बार तो 4 दिन अकेले रहे थे जब दादी बीमार थी। सिर्फ रात को मेहरी आकर सो जाती थी। मम्मी तुम जाओ, अमेरिका रिटर्न। वाह, क्या रौब पड़ेगा मेरी सहेलियों पर।
वैसे तो रश्मि भी 15-20 दिन आसानी से रह सकती है। राहुल राजुल को लिखो तो वे भी बारी बारी से भेज ही देंगे, नहीं तो माँ जी तो हैं ही, वैसे भी आती जाती बनी रहती हैं, अब की से लग कर रह लेंगी। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच में कितनी छुट्टियाँ पड़ती हैं, चंचल भी जाकर किसी के साथ रह सकती है, फिर मैं भी तो हूँ। असित ने समर्थन दे दिया। वो एकदम उमंग उठी। तो असित तुम लिख दो उन्हें, वे इंतज़ाम करें, मन्नो जिज्जी कितनी खुश होंगी। तरु के जाने की तैयारियां शुरू। कोई अपना देश तो है नहीं कि चाहे जब जाओ चाहे जब लौट आओ, हफ्तों पहले से बुकिंग और हर तरह की तैयारियां। चंचल ऐसी मगन जैसे खुद ही जा रही हो। उसने एक लंबी सी लिस्ट बना ली है। मम्मी ये सामान हमारे लिए लाना है। ओफ वो चंचल, तुम्हारा बस चले तो तुम सारा अमेरिका उठवा मंगवाओ, वहाँ से लाना इतना आसान नहीं कि बस गए और ख़रीद लिया। इसके लिए सबसे अच्छी भेंट क्या होगी मैं बताऊँ? क्या पापा? कोई योग्य भारतीय लड़का जो वहाँ से शिक्षा प्राप्त कर यहाँ आ रहा हो, तरल ने पूरा किया, और भारत में सेटल होने का इरादा रखता हो। चंचल ने झेपते हुए कहा, आप लोगों को तो बस यही सूझता है। वैसे वो सब खबर रखती है कि कहाँ से पत्र व्यवहार चल रहा है। कुछ फरमाइशें वहाँ से भी आई हैं, हरिद्वार का गंगा जल, कांच की चूड़ियाँ, बिंदी के पत्ते, पंचदीप आरती, तुलसी की माला, सलवार सूट वगैरह वगैरह। भारतीयों की संख्या वहाँ काफ़ी है और उनके संस्कार भारत की धरती के मोह से मुक्त नहीं होने देते। असित के लिए तरु के मन का प्यार उमड़ रहा है। वैसे भी जब भी वे घर पर नहीं होते तो उनकी कमी खटकती थी। वो हर बार तय करती थी, अब की बार उन्हें खूब संतुष्ट कर दूंगी, पर जितना चाव उमड़ता था उतना कर नहीं पाती थी। दुनिया भर के झंझट, व्यस्तता और प्राथमिकता वाले काम, घर में होने पर वैसे ही आवेश ठंडा ही रहता है। अब मन में जो उत्साह जागा है उसका प्रभाव व्यवहार पर छा गया है। चंचल का लाड़ भी बढ़ गया है। उसके मन का सामान वो खुद जाकर दिला लाती है। आगे क्या क्या करना है सब समझा रही है। तरु के भीतर कुछ होने लगा है। मानवीय संबंधों के कौन कौन से रूप, कैसी कैसी परिस्थितियाँ वहाँ के समाज में होंगी, वो जानने को उत्सुक हो उठी है। वहाँ की जीवन पद्धति कैसी होगी, तरु सोचती है। वहाँ इतनी समृद्धि है, इतनी सुविधाएं हैं, उस वर्जनाहीन समाज में क्या इसी प्रकार की कुंठाएं पलती होंगी? ऐसी विकृतियाँ वहाँ भी होंगी? कैसे होंगे वहाँ के लोग? एक और ये संस्कृति जो व्यक्तित्व की घोर उपेक्षा कर वर्जनाओं और घुटन का पर्याय बन गई है, और जैसा कि सुनती आई है ठीक इसके विपरीत वहाँ का उच्छृंखल, संयमहीन और भोगवादी दृष्टिकोण। व्यक्ति, समाज और परिवार में कितना तालमेल है वहाँ? इन दो छोरों के बीच कोई संतुलन बिंदु संभव है क्या? प्रस्थान का समय जैसे जैसे पास आ रहा है, तरु की मन स्थिति अजीब होती जा रही है। उसके उड़े उड़े चेहरे को देखकर असित ने कहा, तरु मन ना मान रहा हो तो अभी भी लौट चलो। नहीं असित, ये कैसे हो सकता है, जाना तो है ही। तो निश्चिंत होकर जाओ, दुविधा से रहित मन से। कौन बहुत दिन रहना है, 3-4 महीने निकलते क्या देर लगती है? हाँ और क्या, वहाँ वालों को चिट्ठी समय से डाल देना। तरु का मतलब जहाँ चंचल की बात चल रही है। चिंता मत करो, तुम्हारे आते आते तारीख भी पक्की हो जाएगी। चंचल बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। तीनों एक दूसरे को हिदायतें दे रहे हैं। चंचल ने उसके गले में हाथ डाल दिए और सिर कंधे पर रख दिया। तरु चुपचाप थपक रही है। घोषणाएं हो रही हैं, तरु को सुनने की फुर्सत नहीं। ध्यान रखने के लिए असित साथ हैं। अभी तो कोलाहल बहुत बढ़ गया है। अब चलो बढ़ो तरु। असित ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया है। तरु का हाथ असित के हाथ पर टिकता है। वे एक दूसरे को देखते हैं। असित ने बाँह से समेट लिया उसे। आंखें मूंद तरु ने सिर टिका लिया उस कंधे पर। बस कुछ क्षण, फिर चंचल का गाल थपथपा कर उसे तरु ने चूमा। असित की ओर देखा और आगे बढ़ गई। असित और चंचल हाथ हिला रहे हैं। तरु हाथ में रुमाल पकड़े है, हिलाती है। कंठ में कुछ उमड़ा चला आ रहा है। दृष्टि धुंधला सी गई है। असित और चंचल छाया चित्रों से प्रतीत हो रहे हैं। लगेज की चेकिंग तो पहले ही हो चुकी है। तरु के पास बचा है बस एक बैग और एक ओवरकोट। कनाडा में ठंड बहुत होगी। तमाम हिदायतें देकर असित और चंचल आंखों से ओझल हो चुके हैं। कस्टम क्लियर हो चुका है। लाउंज में इंतजार कर रही तरु चुपचाप बैठी है। कुछ अनाउंसमेंट हुए। यात्री लाइन लगा रहे हैं। उसने टिकट और पासपोर्ट पर्स से निकाल हाथ में पकड़ लिए। लाइन में लग गई। आगे अकेले ही जाना है। हैंड कैरी घसीटते आगे बढ़ रही है।
बस घुमाव है आगे और बहुत से लोग, सब अनजाने, इन्हीं के साथ होना है। चलती जा रही है, जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही वो भी। परिचारिका ने सीट दिखा दी, खिड़की से लगी है, चलो अच्छा है। स्क्रीन पर जीवन रक्षा के तरीके बताए जा रहे हैं। बेल्ट बांध ली, एकदम झटका लगा, रनवे पर दौड़ पड़ा है प्लेन। कितनी आवाज़, कान भड़बड़ा रहे हैं। रुई निकाल कर ठूंस ली उसने, पर्स में रख लाई थी। मनोज जीजी ने पहले से काफ़ी कुछ बता दिया था। 3 रातों से बहुत कम सोई है। जाने की तैयारियां, घर के इंतज़ाम, मिलने आने वालों का क्रम और मन की उलझन। असित और चंचल को छोड़कर अकेले इतनी दूर की यात्रा, इतने दिन बाहर रहना एक अनजाने देश में। अब काफ़ी ऊपर उठ गया है प्लेन, धरती दूर होती जा रही है। लगा सब कुछ नीचे छूटा जा रहा है। जीवन की इतनी भूमिकाएं निभाने के बाद एक दीर्घ विराम। कितनी भूमिकाएं, सबके अलग रंग, अलग ढंग। इनमें मैं कहाँ हूँ, मन में प्रश्न उठता है। भीतर से कोई कहता है, तरु, अभिनय में अभिनेता कहाँ होता है। वेश और रंग धुलने के बाद पात्रता समाप्त हो जाती है, संबंध समाप्त हो जाते हैं, रह जाता है केवल रिक्त मन। जीवन का मध्यांतर हो गया है, आरोपण हट गए हैं, तरु रह गई है यहाँ अकेली, पहचान रहित। बैग को पीछे झुकाकर सिर टिका दिया उसने। शिथिल होकर यूँ बैठना भला लग रहा है। अंदर हल्की रोशनियाँ रह गई हैं केवल। थकी हुई आंखें मुंद गई हैं, पता नहीं कितनी देर। अचानक कान में आवाज़ आई, अब परेशान मत होना तरु, रोना मत, मैं नया जन्म ले रहा हूँ, बिल्कुल सोच मत करना। लगा किसी ने सिर पर हाथ फेरा है हल्के से। अरे पिताजी! चौंक कर आंखें खोल दी उसने। सजग होकर चारों ओर देखा, सब अनजान यात्री। हाथ सिर पर गया, बैग का कवर सिर पर आ गया था, हटा दिया। नहीं, यहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा। झपकी लग गई होगी, पर कैसा विचित्र अनुभव। फिर वहीं के बारे में सोचने लगी है तरु। वहाँ जीवन दूसरी तरह का होगा। असित और चंचल के लिए टूटता व्याकुल मन अब थिरा आया है। प्लेन की खिड़की से धरती की इमारतें घरौंदों सी दिखाई दे रही हैं और लोगों के चलते फिरते नन्हे आकार, जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा हो। और ऊपर से घेरे है आकाश का अंतहीन विस्तार। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना का लिखा हुआ उपन्यास एक थी तरु की ऑडियो बुक। एक व्यक्ति जन्म से लेकर अंत तक कैसी कैसी मनस्थितियों, परिस्थितियों और संबंधों से गुजरता हुआ जीवन पूरा करता है, बहुत बारीकी से लेखिका ने इसका चित्रण किया है। आशा है आपको उपन्यास पसंद आया होगा।